भाई मुख्तार अब्बास नकवी जी, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स के इस मंच पर आपका स्वागत है। हम आभारी हैं कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नीति जी। मेरा पहला सवाल है, कोरोना वायरस का संक्रमण काल चल रहा है। पूरे दुनिया की और देश की जीवन शैली काल शैली बदली है। तो आपके सरकारी दायित्व हैं केंद्रीय मंत्री के रूप में और पारिवारिक दायित्व भी। तो उनमें आपके जीवन शैली कार्यशैली में बदलाव आया होगा। तो वो बदलाव क्या है और कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सदियों के बाद हमारे देश ने, और न केवल मेरे देश ने बल्कि पूरी दुनिया ने, एक ऐसा कोरोना के कहर का अनुभव किया है या उससे दो चार हुआ है, जो कि कई पीढ़ियां ऐसी रही होंगी देश की या दुनिया की, जिन्होंने कभी ऐसा देखा ही नहीं होगा। कहीं पर ऐसी चुनौती आई है तो कुछ छोटे छोटे इलाकों में आई और वो खत्म हो गई। निश्चित तौर से इस कोरोना के काल में लोगों की जीवन शैली भी बदली है, लोगों की सोच भी बदली है और लोगों के सरोकार भी बदले हैं। तो सोच और सरोकार के साथ संकल्प को हमने, सुशासन अनुशासन को हमने एक मजबूत धार भी दी है हम सब ने। और यह जहां पूरे देशवासियों ने संकल्प और अनुशासन के साथ लॉकडाउन के, सोशल डिस्टेंसिंग के, या जो कर्फ्यू वगैरह कहीं लगे थे उसके जो दिशा निर्देश है उसका पालन किया, वहीं पर साथ में ही लोगों ने, ज्यादातर लोग अपने घरों पे रहे और घरों में रह करके जो इतने वर्षों की व्यस्त जिंदगी थी, उस व्यस्त जिंदगी के दौरान बहुत सी चीजें थी जो घर के सरोकार से जुड़ी रहती थी, लेकिन आपको पता नहीं चलता था। वो चीजें पता लगी और मैं तो बहुत कुछ लिखा पढ़ा मैंने। उसके साथ साथ मैंने जो है वो बहुत पुराने पुराने कागज पत्थर भी निकाले और परिवार के साथ बैठ करके और एक हंसी खुशी का और एक दूसरे से विचारों के आदान प्रदान का एक अच्छा क्रम चला। तो आपके ऑफिस के कार्यक्रम में भी बदलाव आया होगा, ऑफिस की जीवन शैली की कार्यशैली में। हाँ, देखिए, ऑफिस में शुरुआती दौर में तो निश्चित तौर से जाना नहीं रहा, लेकिन बाद में लॉकडाउन एक खत्म होने के बाद ऑफिस में जाना आना शुरू हुआ। हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो तो आते हैं, उसके अलावा जो नीचे के हमारे साथी हैं, कर्मचारी हैं, वो लगभग 33-30% के बीच में उनको रोस्टर की तरह से एक इस्तेमाल इंतजाम किया गया, उसके आधार पर वो आते रहे। और ऑफिस में जाकर के भी जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके साथ बातचीत करने का एक अलग अनुभव मिलता था। सभी को जो है वो कोरोना की चिंता तो होती थी, लेकिन उसके साथ ही साथ सामान्य जीवन वापस आए, इसका जो है वो सबको उम्मीद भी रहती थी और कहीं ना कहीं आशा भी रहती थी। आप रिश्ते निभाने के मामले में बहुत माहिर माने जाते हैं और निभाते हैं। तो आपका दायरा बहुत बढ़ गया। झारखंड से आप इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं। इलाहाबाद जन्मस्थली और कर्मस्थली रही है। रामपुर से आप सांसद रह चुके हैं लोकसभा में। इतने बड़े दायरे के लोग आपसे बहुत सी अपेक्षाएं भी रखते होंगे। तो क्या आपने कोई व्यवस्था बना रखी है कि उनसे संवाद कायम रहे? वो क्या सिस्टम बनाया है आपने? देखिए, मैं दिन में कम से कम नहीं तो 100-150 फोन करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक। फोन करता हूँ या फोन आते हैं। और नीतीश जी, मैं बताऊं, मैं खुद फोन अपने उठाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं खुद उसका जवाब दे सकूं। और चाहे वो झारखंड के लोगों का फोन हो, रामपुर से आ रहा हो, इलाहाबाद से आ रहा हो, मऊ से भी मैं लड़ा चुका हूँ चुनाव, वहां से आ रहा हो, या कहीं से विदेश के अलग अलग हिस्सों से हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक सभी जगहों पे है। और सबसे बात करके, देखिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में, आपको भी अच्छी तरह से मालूम है कि हमें कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना चाहिए। कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी और भी उच्च पदों पर बैठा हो, जिस दिन वो लोगों के संवाद और संपर्क से कट जाता है, वो अपने आप से कट जाता है। इसलिए हमें संवाद और संपर्क का क्रम
कितने भी व्यस्तता हो, कितने भी बुरे हालात हो, कितने भी संकट के हालात हो, अगर आपके पास ये सुविधा संवाद की, संपर्क की है, तो उस संवाद और संपर्क की व्यवस्था को हमें मजबूती के साथ उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए और लोगों को इस बात का एहसास भी कराना चाहिए कि उस दुख दर्द की घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े। अब एक सवाल आपसे पर्सनल भी जुड़ा हुआ है, देश से भी जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 20 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया है देश को खड़ा करने के लिए, ये कोरोना और लॉकडाउन का जो संकट था उसके लिए। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर समाज। तो मेरे को जहां तक ज्ञात है कि आत्मनिर्भरता आपकी पहली शर्त रही है। जब आपने कॉलेज की लाइफ खत्म की और उसके बाद ग्रेजुएशन की, उसके बाद आपने आत्मनिर्भरता के लिए इलाहाबाद, जो उस समय का इलाहाबाद, जो आप आज का प्रयागराज कहलाता है, इसके सिविल लाइंस में एक व्यवसाय शुरू किया था। वो व्यवसाय क्या था, क्या अभी चल रहा है या किसी को सौंप दिया, ये जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि ये लोगों को, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि आपने राजनीति जो शुरू की है अपने पैरों पे खड़ी होकर की है, चंदा मांग के नहीं। देखिए जी, मैंने एक किताब की दुकान शुरू की थी तो किताब की किराए की दुकान थी, वो नगर पालिका से किराए पे ली थी और उस किराए की दुकान पर किताबें वगैरह शुरुआती दौर पे की। फिर उसमें जो है वो कुछ रेडीमेड वगैरह भी रखा गया था और वो उससे जो है वो पढ़ाई का भी खर्च निकालते थे हम, अपने जो है वो रोजमर्रा की जो जरूरतें थी उसका भी खर्च निकालते थे और पढ़ाई भी चलती रहती थी और ये छोटा मोटा व्यवसाय भी करते थे। बहुत छोटा ही मोटा था, कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन ये वर्षों किया हमने और इसका एक ही मकसद था, एक ही मंशा था कि हम अपने पैरों पर और अपने खर्च को खुद उठा करके और हम आगे बढ़ सके। और मुझे उसका बहुत लाभ हुआ और मुझे इस बात का एहसास है कि मैं जब कॉफी हाउस भी जाता था तो मैं दो लोगों को साथ में बैठा के कॉफी पिलाता था, क्योंकि उस वक्त तो जो है वो कॉफी आपने पिला दी, पकौड़े खिला दिए तो बहुत बड़ी बात होती थी। अब कभी कभी ऐसा भी होता था कि उस दुकान में जो है वो 4-4 दिन कुछ भी बिक्री नहीं होती थी, तो मैं इंतजार करता था कि कोई आए भाई तो कॉफी पिलाए या कोई आए तो पकौड़े खा लेते थे। पैदल चल करके, मेरा रानी मंडी में घर था तो पैदल वहां से सिविल लाइंस आना, मीलों, उसके बाद जो है वो मतलब कई लोगों से मिलना जुलना। लेकिन मैंने कभी ये बात एहसास नहीं होने दी कि मेरे जेब में जो है वो फूटी कौड़ी भी नहीं है और मैं जो है वो राजनीति कर रहा हूँ। इसीलिए जो है एक आत्मविश्वास और एक स्वावलंबी एक एहसास जरूरी है और इसीलिए जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वदेशी के रास्ते स्वावलंबी भारत के वास्ते, तो स्वदेशी के रास्ते ही हम स्वावलंबी भारत के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। और निश्चित तौर से हम देख रहे हैं कि हम जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नूतन पर्व नूतन प्रण, तो नूतन पर्व यानी कि इस संकट का पर्व, और इस संकट का जो पर्व है इसको अगर आप एक अवसर के रूप में इसको आप परिवर्तित करते हैं तो निश्चित तौर से समाज और समाज के साथ साथ देश में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव, लोग इस देश के बदलाव में साक्षी होंगे। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप अल्पसंख्यक मंत्री हैं, तो भारत के युवा, भारत के लोग और अल्पसंख्यक समाज के युवा और व्यापारी और लोग कैसे इस पैकेज का लाभ उठा सकते हैं? कौन से आइडियाज हैं वो, आपको कुछ अगर सुझाव हो? देखिए मैं एक बार बताऊं नितिन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास का मसौदा वोट का सौदा कभी नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा 130-135 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात की। उस 130-135 करोड़ हिंदुस्तानियों में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी, ईसाई भी हैं, धर्म को मानने वाले भी हैं, धर्म को नहीं मानने वाले भी हैं। आपको मालूम है कि आप बहुत ही लिखते पढ़ते रहते हैं, आप बहुत ही शोध करते रहते हैं। दुनिया में जितने भी देश होंगे, उन देशों में जितने भी धर्म होंगे, वो सब धर्म के मानने वाले हिंदुस्तान में हैं, थोड़े हों ज्यादा हों लेकिन हैं। और धर्म को मानने वाले, नहीं धर्म को मानने वाले भी हिंदुस्तान में हैं। तो ये एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग तरह के, हम जब तभी कहते हैं कि हम अनेकता में एकता और एक भारत श्रेष्ठ भारत,
तो इसी हम संकल्प के साथ काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले लगभग पौने 6 साल होने जा रहे हैं। इन 6 सालों में चाहे वो सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल एम्पावरमेंट, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए जो काम किया है, उसका लाभ समाज के सभी वर्गों को हुआ है। अल्पसंख्यक समाज को भी बराबर की हिस्सेदारी, भागीदारी मिली है। और प्रधानमंत्री जी और ये सरकार उनके नेतृत्व वाली हमेशा इस बात के संकल्प के साथ काम करती रही कि हर जरूरतमंद की आंखों में खुशी और उसकी जिंदगी में खुशहाली आए। हम 2 उदाहरण छोटे छोटे बताते हैं आपको कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सत्ता में आए, तो उस वक्त जो है वो अप्रोक्सीमेट 4% या 4 पॉइंट सम परसेंट जो है वो केंद्र सरकार की नौकरियों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी थी। जब आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो 10% का आंकड़ा क्रॉस कर गया है इन 6 सालों में। उसके अलावा जो ड्रॉप आउट रेट था लड़कियों का, अल्पसंख्यक लड़कियों का, वो 72% था, यानी कि स्कूल में बीच से छोड़ के चले जाते थे आर्थिक कारणों से, कि मैं भी अगर दुकान ना खोला होता तो मुझे भी स्कूल छोड़ करके ही जाना पड़ता। तो इसी तरह से जो है वो स्कूल आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, वो लड़कियां खासतौर से, उन ड्रॉप आउट रेट को लगभग 3 करोड़ से ज्यादा स्कॉलरशिप दे करके मोदी जी की सरकार ने वो ड्रॉप आउट रेट जो 72% था वो 32% किया, और इन 5 सालों में 0% करने वाले हैं। उसी तरह से जो हुनर होता है, कौशल होता है, ये कौशल जो है वो आप बचपन से देखते होंगे कि चाहे वो बढ़ई हो, चाहे वो दस्तकार हो, चाहे वो शिल्पकार हो, चाहे वो कारीगर हो, अल्पसंख्यक समाज में बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। कश्मीर से लेकर कटक तक देख लीजिए आप, हर जगह जो है वहां की अलग अलग ये दस्तकारी और शिल्पकारी की विरासत है। हुनर हाट के माध्यम से लाखों दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों को रोजगार और रोजगार के मौके दिए गए। अभी हम, क्योंकि ये लॉकडाउन है, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधान होंगे, मैं आपको पहली बार बताने जा रहा हूं कि अभी हम प्लान कर रहे हैं, अभी हमारी मीटिंग है आपके इस कार्यक्रम के बाद, कि हम जो है वो जो हुनर हाट होगा वो एक तरह से फेरी वाला होगा, यानी कि हुनर हाट तो होगा, ऑनलाइन भी होगा वो, और ऑनलाइन के साथ साथ जो है वो हाकर हुनर हाट होगा। मतलब जैसे हाकर लेकर के घूमता है वो लगेगा एक ही जगह पे, लेकिन उसमें ऑनलाइन सभी लोग उसको देख सकेंगे कि यहाँ पर ये मणिपुर का सामान है, यहाँ पर ये कश्मीर का है, यहाँ उत्तर प्रदेश का है, यहाँ उत्तराखंड का है, यहाँ पंजाब का है, यहाँ राजस्थान का है, यहाँ पर बिहार का है, ये, और वो वहीं से क्लिक करके ले सकते हैं, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हुई है। और इस हॉकर हुनर हाट, जिस हाकर होते थे ना, जो हाकर घर घर पे लेकर के ठेलों में सामान बेचते थे, तो उस हाकर हुनर हाट हम इसको जो है वर्ल्ड ये प्रगति मैदान में शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो हुनर हाट भी होगा, इसमें लोग भी जाएंगे, लिमिटेड लोग जाएंगे, लेकिन पूरे देश में अगर 1 हफ्ते चलेगा तो पूरा देश जो है ऑनलाइन उससे खरीदारी करता रहेगा। इस तरह के हम कोशिशें कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि जो तबका की अभी तक प्रगति की धारा से कोसों दूर रहा, उसमें विकास और विश्वास का माहौल और पुख्ता किया जा सके। मेरा इससे अगला सवाल इसी से जुड़ा है। आपने एक शब्द अभी प्रयोग किया है, वो शब्द है इस्लामोफोबिया। तो आम आदमी को ये इस्लामोफोबिया आप सरल शब्दों में कैसे समझाएंगे, और पूर्ववर्ती सरकारों और मोदी काल की सरकारों में क्या फर्क आया, ये जरा सा बताएं। देखिए, एक बात बताएं हमको, आपको, कि ये इस्लामोफोबिया का जो नया कार्ड है, ये नया कार्ड मोदी फोबिया क्लब का है। जो मोदी फोबिया क्लब है, उसने इस्लामोफोबिया का एक नया कार्ड खड़ा किया है। और ये वो लोग हैं जो 2014 से लेकर आज तक कभी भी ये हताश निराश आत्माएं मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद चैन से नहीं बैठी। कभी अवार्ड वापसी का अभियान चलाने लगे, कभी जो है वो असहिष्णुता की घंटी बजाने लगे, कभी जो है वो देश में सांप्रदायिक एक माहौल खराब हो रहा है, उसके माहौल को खराब करने की कोशिश करने लगे, कभी दुनिया में चिट्ठी पत्री डालने लगे कि साहब देखिए देश जो है वो बहुत संकट के समय में। आपको याद होगा कि ये देश जो है वो 5,000 बड़े दंगों की बात कर रहा है, अगर छोटे मोटे लेंगे तो 50,000, 5,000 से ज्यादा बड़े दंगों का
का साक्षी है, जिसमें लाखों बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ था। ये दौरे हुकूमत था, अगर आप देखें तो मलियाना से लेकर के मालेगांव तक, अगर आप भिवंडी से लेकर के भागलपुर देखें, इलाहाबाद में हम सब रहे हैं, देखिए महीनों महीनों दंगे चलते थे और हजारों बेगुनाह लोग मारे जाते थे, लाखों बेगुनाह लोगों का कत्लेआम होता था। तो ये जो दौरे हुकूमत था, ये सेकुलरिज्म के सियासी सूरमाओं का दौरे हुकूमत था, कांग्रेस पार्टी का। ये जो मोदी बैशिंग ब्रिगेड है या जो भारत बैशिंग ब्रिगेड है, इसने कभी जो है न तो घड़ियाली आंसू बहाए, न उन दंगों और उस कत्लेआम पर सवाल उठाए, चाहे वो 84 का दंगा रहा हो, चाहे अभी का रहा हो। तो ये जो ब्रिगेड है, ये जो बैशिंग ब्रिगेड है, बोगस बैशिंग ब्रिगेड, इसने जो है वो एक तरह का एक नकारात्मक माहौल पैदा करने की कोशिश की इन 6 सालों में। इन 6 हाँ, एक सेकंड आपको टोकूंगा, क्योंकि 1975 से जहां तक मुझे याद है आपने पॉलिटिकल लाइफ शुरू की थी और एक कॉलेज, सीएवी कॉलेज इलाहाबाद में है, उसके आप प्रकाशन मंत्री बने थे। जी जी। आपने अल्पसंख्यक राजनीति को बहुत करीब से देखा है, तो तब जो लीडरान थे वो दंगा होता था रुकवाने के लिए जाते थे। अब लीडरान दंगा करा रहे हैं, आवाम उनसे कह रहा है रोको। ये फर्क क्यों आया, आपको क्या लगता है? आपको अब मैं बताता हूँ, पूरे मोदी जी के शासनकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। अभी दिल्ली में एक दंगा हुआ और वो अनफॉर्चुनेट था, लेकिन आपको याद होगा कि उससे पहले शाहीन बाग एक जगह है, उस शाहीन बाग में कुछ हमारी महिला और कुछ बहनों को धरने पे बैठाला गया। किस लिए बैठाला गया? कि एनआरसी होने वाला है, हमें भारत से निकाल दिया जाने वाला है। जो प्रधानमंत्री लोगों के घरों में बिजली पहुंचा रहा हो, जिन लोगों को घरों में उजाला कर रहा हो, जो प्रधानमंत्री लोगों को घर दे रहे हो, क्या वो उनकी जिंदगी में अंधेरा करेंगे या उनको बेघर करेंगे? एक चीज। दूसरी चीज क्या हुआ, उससे पहले एक वीडियो वायरल होता है कि मोदी को बहुत गुरूर है कि उनके शासनकाल में कोई दंगा नहीं हुआ, उस गुरूर को तोड़ना है। और उसके बाद जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला दिल्ली का घटनाक्रम होता है, वो निश्चित तौर से इंसानी मूल्यों को, इंसानियत की पूरी आत्मा को झकझोर देने वाला होता है। वो उस पर कार्रवाई हो रही है और कानून अपना काम कर रहा है, और जो लोग भी इस दंगों के दबंग थे उनको जो है वो कानून ऐसी सजा देगा कि उनकी रूह भी कांप जाएगी कि ऐसी कभी सपने में भी अगर उन्होंने ऐसी बात सोची। जहां तक सवाल है आप 6 सालों का देखें, 6 सालों में सभी क्षेत्रों में जो एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण की बात होती है, उसमें बहुत बड़ी तादाद में अल्पसंख्यकों को उसका फायदा हुआ है, उसका लाभ हुआ है। क्योंकि जो योजनाएं हमारी केंद्र की बनती हैं, हमारा अल्पसंख्यक मंत्रालय की अभी हम बताता हूं मैं, योजनाएं जो केंद्र में बनती हैं वो बनती हैं गरीबों के लिए, जरूरतमंद के लिए, पिछड़े तबके के लिए, जो जरूरतमंद है उसके लिए, और उसका लाभ जो है जो जरूरतमंद है उसको होता है। अगर हम जो है वो इन 3 सालों में, 3.5 सालों में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, जिसे आप आईएएस या आईपीएस कहते हैं, उन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आजादी के बाद से सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस जो है वो मोदी शासनकाल में चुने गए अल्पसंख्यक समाज के। तो उसका एक ही कारण है कि बिना भेदभाव के और काबिलियत की कद्र के संकल्प के साथ इस सरकार ने काम। एक सवाल मेरा है यहीं से जुड़ा हुआ कि मीडिया का रोल, क्योंकि आप मेरे ख्याल से पहला अगर कोई मंत्रालय मिला था आपको तो वो सूचना प्रसारण मंत्रालय मिला था। जी। और उस समय मिले भी थे आपको। तो मीडिया का रोल क्या है? क्या ऐसा समय आ गया है कि मीडिया पे अंकुश लगाया ना जाना चाहिए? वो अंकुश हो तो कैसा हो? क्योंकि तरह तरह के लोग वेबसाइट्स में अपनी अपनी तमाम फर्जी वेबसाइट डेवलप करके खबरें डाल दे रहे हैं जो अस्थिरता पैदा कर रही हैं, भ्रम पैदा कर रही हैं, लोगों के बीच वैमनस्य पैदा कर रही हैं। जबकि मेरे को ऐसा लगता है कि आज का अल्पसंख्यक समाज बहुत ज्यादा समझदार हो गया है, वो इनकी बातों पे नहीं आ रहा। 2-4 हजार, 10,000, 20,000 दिक्कत पैदा कर रहे हैं। देखिए मैं बताऊं आपको एक बात, आप देखिए कि बाय एंड लार्ज मैं मीडिया को तो बहुत दोष नहीं देता, मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया जो है वो
लेकिन ये जो सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया है, ये बहुत ज्यादा आज की तारीख में देखा भी जा रहा है, पढ़ा भी जा रहा है, सुना भी जा रहा है। और एक बात, आज जो है वो घर घर में, गांव गांव में स्मार्टफोन है सबके पास। सभी लोग जो है वो इसको जो है वो देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और उससे प्रभावित भी होते हैं। आज जो है वो इस सोशल मीडिया में एंटी सोशल एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और निगेटिव और नकारात्मक चीजें, अफवाह फैलाने वाली चीजें बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ी है। उस पर अंकुश भी है, साइबर डिपार्टमेंट, अलग अलग साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट भी काम करता है, राज्य सरकारें भी करती हैं। लेकिन ये आप जो है वो, हम चाइना की तरह कोई गैग ऑर्डर तो नहीं कर सकते कि साहब हम सोशल मीडिया पर पूरी तरह बैन कर देंगे। सोशल मीडिया की हम निगरानी करेंगे, सर्विलेंस करेंगे। लेकिन हाँ, ये बात जरूरी है कि लोग देखिए, अभी ये जो कोरोना के समय में हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे सुरक्षा कर्मियों पर ईंट पत्थर फेंके गए, उनके साथ मारपीट हुई, वो शुद्ध रूप से सोशल मीडिया का खेल था। सोशल मीडिया में प्रचार कर दिया गया एक तबके के अंदर कि अगर ये देखो आए तो ये आएंगे, तुम्हें सुई लगा देंगे, तुम्हें जो है वो लंगड़ा बना देंगे, लूला बना देंगे, तुम्हें जो है वो तुम्हें स्लो पॉइजन दे देंगे। इसलिए घुसते हैं तो इनके खिलाफ, इनको घुसने मत दो। उसके बाद लोगों ने ईंट पत्थर शुरू कर दिया। अभी तबलीगी जमात, इसका जो गुनाह था, इसके गुनाह को जस्टिफाई करते हुए सोशल मीडिया में बाढ़ आ गई थी। अभी देखिए, अभी जैन समाज का कल एक छोटी सी घटना हुई। सारे जैन समाज के धर्म गुरुओं ने आकर के कहा कि साहब ये गलत हुआ है और हमें किसी भी तरह से लॉकडाउन के जो दिशा निर्देश है उनको तोड़ने की किसी को भी इजाजत नहीं है, चाहे हमारे खुद के अपने धर्म गुरु हो। और इसलिए जो है वो सबने माफी मांगी। इन्होंने तो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की और अब धीरे धीरे खुद अपने चतुराई और अपने ही अपराधों के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। अब आखिरी सवाल, रमजान का पाक महीना चल रहा है, ईद भी आने वाली है। कई मुस्लिम मौलानाओं को मैंने सुना, उन्होंने अपील की है कि ये कोरोना का काल है, वायरस संक्रमण का काल है, आप खरीदारी न करें और जो पैसे बचे उसको आप गरीबों की मदद करें, इससे सवाब भी होगा और उसकी असली पूजा शायद इसी तरह होगी। तो आप क्या मैसेज आवाम को देना चाहेंगे हिंदुस्तान के इससे लेकर? देखिए, मेरा देश जो है वो एक बहुत महान देश है। आप देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अपील की जनता कर्फ्यू की, सारे लोगों ने पूरे जुनून के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरे संयम के साथ, पूरे अनुशासन के साथ उस जनता कर्फ्यू का पालन किया और उसके बाद थाली और ताली बजा करके जो कोरोना के योद्धा हैं उनका स्वागत भी किया। उसके बाद जो है शबरात आती है। शबरात जो है वो भी एक बड़ा त्योहार है जिसमें कि लोग पटाखे बजाते हैं, सड़कों पे जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, भीड़ के साथ कब्रिस्तानों में जाते हैं अपने पूर्वजों के लिए दुआएं करने। वहां पे भी कोई नहीं गया। और अब एक महीने का जो रमजान का महीना था वो बहुत ही एक कठिन समय था कि लॉकडाउन का कैसे पालन होगा, कैसे जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। एक चिंता भी थी, क्योंकि चिंता इसलिए नहीं थी, चिंता इसलिए थी कि कहीं जो अनुभव है ये तबलीग वाला, उसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि ये मतलब स्प्रेड करे कोरोना। तो हमने सभी जितने भी धर्म गुरु हैं उनसे बात करी। साथ ही साथ जो वक्फ बोर्ड है उनके अंतर्गत लगभग 6.5 से 6.25 लाख तक धार्मिक स्थल आते हैं, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थल आते हैं। उनसे भी हमने कहा कि आप जो है वो जागरूकता पैदा करिए और बात करिए। मुझे खुशी है कि सभी लोगों ने एकजुट होकर के मस्जिदें हैं, ईदगाहें हैं या धार्मिक स्थल है, सामाजिक स्थल है, वहां पर कहीं पर भी नमाज है, तरावी है, इफ्तार पार्टियां हैं, इसका कोई भी आयोजन नहीं किया। और ये केवल मुस्लिम समाज ही क्यों कह रहे हैं आप देखिए, सारे मंदिर बंद हैं। सारे मंदिरों में जो है वो जो भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम है वो रुके हुए हैं। गुरुद्वारों में नहीं हो रहे हैं कार्यक्रम, गिरजाघरों में नहीं हो रहे हैं, जैन मंदिरों में नहीं हो रहे, कहीं नहीं हो रहे हैं। यानी कि देश ने बहुत ही संयम और अनुशासन के साथ, मजबूती के साथ कोरोना के इस जंग में
अपनी हिस्सेदारी भागीदारी की, और उसका नतीजा है कि कोरोना की मारक क्षमता भारत में कमजोर हुई है। और आने वाले दिनों में मुझे पूरा एक पुख्ता यकीन है, पूरा विश्वास है, जो हम लोगों के पास फीडबैक आता है कि जल्द ही मेरा भारत और मेरे भारत के लोग सामान्य हालात में और सामान्य स्थिति में जो है वो अपना जीवन यापन करेंगे। अभी रेल पटरी पे आई है, लोगों की जिंदगी भी पटरी पे आएगी। साथ ही साथ जो है वो दुनिया में तमाम बीमारियां हैं, तमाम, चाहे वो आपको कभी कैंसर देखते हैं, तो कभी हार्ट अटैक किसी को होता है, शुगर है, और भी 50 बीमारियां हैं, तो किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो उसी तरह से इसको एक बीमारी के रूप में और एहतियात के साथ, और एक पैनिक की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशन की जरूरत है, और उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी फिर मिलेंगे।